तो दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला कारक है का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब जान लेते हैं पहले कि सांद्रता परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है अभिक्रिया की दर पर। अभिक्रिया की दर पर सांद्रता परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। तो किसी अभिक्रिया में यदि हम सांद्रता को बढ़ा दें तो उसकी अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक के अणुओं की संख्या प्रति लीटर प्रति लीटर बढ़ जाने से उनके मध्य टक्करों की संख्या क्या होती है, अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रति लीटर प्रति सेकंड क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके कारण अभिक्रिया की सांद्रता क्या करती है, अभिक्रिया की दर को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब ये जानते हैं दूसरा इफेक्ट क्या है। दूसरा है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का क्या प्रभाव होता है अभिक्रिया की दर पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर ताप का क्या प्रभाव होता है। यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप को बढ़ा दें तो अभिक्रिया की रेट क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि यदि हम किसी अभिक्रिया में टेम्परेचर को क्या करें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेल्सियस क्या करें, बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। यदि हम टेम्परेचर को क्या करें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अब आइए इसी में और एक पॉइंट देखते हैं। एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, यदि कोई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही हो और उसमें टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, घट जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा देने पर अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, घट जाता है। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे CaO ले लें और वाटर ले लें। ये अभिक्रिया जब होती है तो बनता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, कैल्शियम भी 1, बैलेंस है। जब आप लोग देखते होंगे ये किसका फार्मूला है, बिना बुझा चुना। जब आप लोग देखते होंगे, बाजार में जाते होंगे, घर की पुताई करने के लिए बाजार से क्या लाते हैं, चूना लाते हैं, तो उसको पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो उबलने के बाद क्या करता है, बाद में वो गर्म हो जाता है और एनर्जी क्या होता है, ऊष्मा यहाँ से निकलती है। तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यदि कोई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसमें टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर इसमें घटती है। और एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में टेम्परेचर को बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, घटती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में टेम्परेचर को बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। अब ये हो गया। अब आइए देखते हैं
ताप का प्रभाव दूसरा हो गया था। तीसरे नंबर पे देखते हैं, तीसरे नंबर पे अभिकारक या उत्पाद, उत्पाद की प्रकृति। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब क्रिया की दर पर अभिकारक या उत्पाद का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम जानते हैं। तो उत्पाद के बारे में पहले देखते हैं, अभिकारक के बारे में पहले देखते हैं कि यदि हम अभिकारक की मतलब प्रकृति कैसी होगी, तो क्रिया की दर बढ़ेगी कि घटेगी। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, जैसे हम जिंक ले लेते हैं और ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO हो लेते हैं और इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, बनेगा ZnSO4 प्लस क्या बनेगा, H2 गैस बन जाएगा। ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस बन जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम यहाँ पर एक पात्र ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भर देते हैं, उसमें जिंक का एक बड़ा टुकड़ा डालते हैं। जिंक का, ये सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन है, ये किसका विलयन है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, विलयन है। उसमें क्या करते हैं, जिंक का एक बड़ा टुकड़ा डाल देते हैं, तो क्रिया क्या होगी, इसमें बड़ा टुकड़ा है तो इसकी अब क्रिया की दर क्या होगी, स्लो होगी। और यदि हम जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा डाल दें, छोटा छोटा टुकड़ा डाल देते हैं, तो क्या होता है, इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाती है, तो इसकी अपेक्षा इसमें क्या होता है, अब क्रिया की दर ज़्यादा होती है। अगर हम जिंक को पाउडर के रूप में ले लें, जिंक को क्या करें, सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन में जिंक के टुकड़े को पाउडर के रूप में अगर ले लें, तो क्या होगी, इसमें अब क्रिया तेजी से होगी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिकारक की प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है क्रिया की दर। अगर पार्टिकल इसके बड़े हैं तो क्रिया की रेट इसमें क्या होगी, कम होगी, और उसके अपेक्षा इसमें छोटे छोटे हैं तो इसकी अपक्रिया की दर क्या होगी, और ज़्यादा होगी। इसमें पाउडर है तो उसके अपक्रिया की दर क्या होगी, और ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिकारक की प्रकृति पर अपक्रिया की दर क्या करती है, निर्भर करती है। अब आइए चौथा पॉइंट में डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट है उत्प्रेरक का प्रभाव। देखते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। पहले समझ लेते हैं कैटालिस्ट है क्या, उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक वो है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा दे या घटा दे। किसी रासायनिक अभिक्रिया को की दर को क्या कर दे, बढ़ा दे या घटा दे, इसका मतलब परिवर्तित कर दे। अब अपक्रिया की दर पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया की दर क्या होती है, अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है। उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है, जिससे अपक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अभिक्रिया की आणविकता।
अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की क्या पढ़ते हैं? आणविकता। रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। अब पढ़ लेते हैं रिएक्शन ऑफ, क्या पढ़ लेते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। अब आइए समझते हैं अभिक्रिया की आणविकता क्या है। तो अभिक्रिया की आणविकता पहले समझाते हैं आपको। प्रारंभिक पद में क्या दिया हुआ है? प्रारंभिक पद में अभिकारी अणुओं की आपस में टक्कर होने से जो अभिक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? अभिक्रिया की क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। प्रारंभिक पद में अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती है। आइए आप कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अभिक्रिया की आणविकता निकालना सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे लेते हैं एक रिएक्शन HI, तो बनेगा H2 प्लस I2। इसको बैलेंस कर लें। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब पूछ लिया जाए कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, आणविकता क्या होगी, तो क्या बताएंगे? आइए समझते हैं। यहाँ पर अभिकारक में, रिएक्टेंट में क्या है? 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसलिए आणविकता को यम से डिनोट करते हैं। तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आइए और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे ले लें हम NaCl प्लस AgNO3 ले लें, गिव्स आउट। उसके बाद बनेगा क्या? NaNO3 प्लस क्या बनेगा? NaNO3 प्लस क्या बनेगा? AgCl बनेगा। बैलेंस है सब कुछ। अब जान लेते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, आणविकता क्या होगी। तो यहाँ पर अभिकारक में कितने रिएक्टेंट हैं? 2 रिएक्टेंट हैं, तो इसी को गिन लेते हैं। इसमें अभिकारक कितने हैं? 2 हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? इसकी भी 2 हो जाएगी। आइए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे N2 ले लें प्लस H2, तो बनता क्या है? अमोनिया 2NH3। तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे? 3। और N2 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन बैलेंस है। अब पूछ ली जाए कि इस रिएक्शन में अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ कितने हैं? 1 हैं। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 4 हो जाएगी। रिएक्शन को देखकर इसमें मॉलिक्यूलरिटी को क्या किया जा सकता है? ज्ञात किया जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है उसके बारे में पहले समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया की दर को R से डिनोट करते हैं। अभिक्रिया की दर R = R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? अभिकारकों
सक्रिय मात्राओं एक्टिव मास सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। एक फार्मूला जो होता है, अब क्रिया की दर इक्वल टू, अब क्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अभिकारक के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी ले लेते हैं। यहाँ पर ये फार्मूला क्या दिया हुआ है, अब क्रिया की दर को आर से डिनोट करते हैं, तो अब क्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का क्या, गुणनफल। अभिकारक को देखना है, उत्पाद को नहीं देखना है हमको, अभिकारक को। तो अब क्रिया की दर को आर से डिनोट करते हैं, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए, अभिकारक यही तो है, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ बी हो जाएगा। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट क्या लग जाएगा, के लग जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ बी हो जाएगा। के को क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, जहाँ के क्या है, रेट कांस्टेंट। के क्या है, रेट कांस्टेंट। आइए और अदर एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एक अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा। जैसे हम ले लें एक रिएक्शन 2A गिव्स आउट B प्लस C, मान लेते हैं रिएक्शन ले लिए। अब इसका हमें क्या निकालना है, अब क्रिया की दर निकालना है। तो क्रिया की दर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अभिकारक की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल होता है। तो अभिकारक केवल देखना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ये समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2A दिया हुआ है, 2A गिव्स आउट C प्लस डी दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस ए भी लिख सकते हैं इसको C प्लस डी है ही, तो इसको क्या लिख देंगे, A प्लस ए लिख देंगे। मान लेते हैं यहाँ से करते हैं, इतना बराबर ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू के ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या निकल गया, अब क्रिया की दर निकल गई। आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आइए अदर एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं ए और प्लस बी और सी ले लेते हैं, प्रोडक्ट। अब इसका क्या निकालना हो, हमें द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या निकालना हो, रेट निकालना हो, क्रिया की दर निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। अब क्रिया की दर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभिकारक यही दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए मोल है, ये बी मोल ले लेते हैं, बी होना चाहिए, बी मोल, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वी, जो यहाँ आगे होता है वो कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है। यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के। ये हो जाएगा और एक्टिव मास ऑफ V की पावर B और एक्टिव मास ऑफ C की पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यही क्या है, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से क्या है, रेट है। अब आइए कुछ अदर एग्जाम्पल समझते हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो हम रेट निकालेंगे द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार और रासायनिक बलगति के अनुसार, दोनों नियमों के अनुसार। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों के नियमों के अनुसार क्या करते हैं, रेट निकालते हैं, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार भी और उष्मा बलगतिकी के नियम के अनुसार भी। जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल, (2NO2 + F2) गिव्स आउट, क्या बनेगा, NO2F, NO2F बनेगा। यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, उष्मा बलगतिकी के नियम के अनुसार भी रेट निकालेंगे और द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार भी क्या करेंगे, रेट को निकालेंगे। आइए दोनों प्रकार से निकालना आपको बताते हैं। यहाँ पर निकालते हैं द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार। द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार, तो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के। तो यहाँ से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आगे रहता है वो क्या कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो NO2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट K लग जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, K एक्टिव ऑफ मास NO2 का स्क्वायर इंटू F2 हो जाएगा। और जहाँ K क्या है, K क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब आइए द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार ये हो गया, और उष्मा गतिकी के नियम के अनुसार देखते हैं, बल गतिकी के नियमानुसार। बल गतिकी के नियमानुसार क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो क्या होगा, R = हो जाएगा, हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि रिएक्टेंट में जो होता है वो क्या होता है, किस में होता है, माइनस में होता है, जो आगे होता है 1/2 में हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/, इसमें रिएक्टेंट का ही केवल निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2। और पिछले वीडियो में हमने लिया था यहाँ पर D एक्टिव मास ऑफ क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ NO2 अपान क्या हो जाएगा, DT हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने D लिया था यहाँ पर, तो D जब ज़्यादा समय रहेगा, ज़्यादा समय के लिए D का प्रयोग करेंगे, किसके लिए, ज़्यादा समय के लिए। ये टाइम ज़्यादा दिया हो तो उसके लिए डेल्टा प्रयोग करेंगे, और यदि कम समय दिया हुआ है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, D का प्रयोग करेंगे, स्मॉल d। यहाँ से इसका निकालते हैं, R = क्या हो जाएगा, -DF2 अपान क्या हो जाएगा, DT हो जाएगा। रिएक्टेंट क्या होता है, माइनस में होता है, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में 1/2 D एक्टिव मास ऑफ NO2F अपान क्या हो जाएगा, DT हो जाएगा। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी बताते हैं, लुप्त होने की दर और